आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने देश की एनर्जी, डेटा सिक्योरिटी और किसानों के हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके सरकार ने देश बेच दिया है। तुरंत बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कड़े शब्दों में दो टूक जवाब दिया कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को खरीद ले। ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर एंड इट इज अ ट्रेजेडी बिकॉज इट इज अ सरेंडर नॉट जस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. The nation has been sold out. Its data has been sold. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है. और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है. एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे ही नहीं. कितना बदल गया भारत मगर आप माने ही नहीं. बात जमी की करते हो मगर जमीन पर उतरिए तो सही. तब के मजबूर भारत से अब के मजबूत भारत की तस्वीर देखिए तो सही. इधर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया कि मेरा नाम जो उठाया उसने, मैंने बोल दिया, रिपीट, 8 साल में 3 या मैक्सिमम 4 मीटिंग्स. एक जो मेरी सब्सटैंटिव इनकेस, आई एम एडवाइजिंग देम ऑन डिजिटल इंडिया, इंटरनेट पेनिट्रेशन, मेक इन इंडिया इवन बिफोर द मिशंस आर हियर. एंड द सेकंड ईमेल इज कॉलिंग मी by names, he's calling Indians by name. If you meet an Indian and a snake, kill the Indian first. So ये राहुल जी, आप जरा, आपको अगर जो करता है ब्राजीलियन मॉडल, ऑर्डिनेंस फाड़ना और बाकी ये जो आप एंटरटेनमेंट करते हो, थोड़ा सा इस पे नंबर आपका गलत डायल हो गया लगता है. और आवाज अड्डा में भी हम आज इसी पर बहस कर रहे हैं. सियासत का सरेंडर शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा. अब आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन और वादन से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. इन गाइडलाइंस के मुताबिक अब सरकारी और विशेष कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 अंतरों वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा वर्जन गाया या बजाया जाएगा. यह नियम उन मौकों पर लागू होगा जहां राष्ट्रपति मौजूद हो, जैसे नागरिक सम्मान या फिर पद्म पुरस्कार वितरण जैसे कार्यक्रम. राष्ट्रपति और राज्यपालों के आने और जाने के दौरान उनके संबोधन से पहले और बाद में भी राष्ट्रगीत का वादन अनिवार्य किया गया है. जब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक साथ बजेंगे तो राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम सबसे पहले बजाया जाएगा. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जहां वंदे मातरम बजेगा वहां लोगों को खड़ा होना जरूरी होगा. हालांकि सिनेमा हॉल जैसे स्थानों को इससे बाहर रखा गया है. इसके अलावा स्कूलों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम से करने की सलाह दी गई है. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह एडवाइजरी भेज दी गई है ताकि सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में लागू किया जा सके. वंदे मातरम पर नई गाइडलाइंस जारी होते ही इस पर सियासत शुरू हो गई है. विपक्षी दलों ने नए नियमों का विरोध किया है. देखिए, वंदे मातरम गाकर जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का ऐलान कर रहा था. यही वंदे मातरम गाकर जब हमारे शहीद फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे तो ये अंग्रेजों की चापलूसी और मुखबिरी कर रहे थे. तो जैसे कुंभ मेले में ना लोग पाप धोने जाते हैं, ये बंगाल के कुंभ चुनाव में पाप धोने के लिए कर रहे हैं. मोदी बाबू, अमित शाह बाबू बंगाल इलेक्शन की पहले अपने आपको रविंद्रनाथ टैगोर से भी ज्यादा कुछ समझते हैं. इसीलिए वो बोलना चाहते हैं. वो सर्कुलर भी निकला होगा कि राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
जो लिखा था वो पूरा गाया जाएगा। हम फिर बोलेंगे, हम रविंद्रनाथ ठाकुर को मानते हैं, जो वो तैयार किया उसको ही हम राष्ट्रगीत बोल के मानेंगे। एमएच जो भी लिख ले, हम मोदी बाबू अमित शाह बाबू को रविंद्रनाथ ठाकुर के ऊपर नहीं सोचते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईटी मंत्रालय ने डीप फेक और एआई कंटेंट से निपटने के लिए जारी गाइडलाइंस में यूजर्स की भी जिम्मेदारी तय की है। यूजर्स को बताना होगा कि कंटेंट एआई जनरेटेड तो नहीं। साथ ही कंपनियों को हर 3 महीने में यूजर्स को चेतावनी भी देनी होगी। आईटी मंत्रालय ने गाइडलाइंस में क्या कहा है, पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के दौर में सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट पर भरोसा करना संभव नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर नए रूल्स लेकर के आई है। इस नए रूल के अंदर जो उपभोक्ता यूजर्स जो भी कंटेंट अपलोड कर रहा है उसके लिए भी एक जिम्मेदारी यहाँ पर तय की गई है। सबसे पहले अगर कोई ऐसा वीडियो अपलोड कर रहा है तो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये वीडियो किसी भी तरह से एआई से जनरेटेड नहीं है। अगर वो एआई से जनरेटेड है तो जो कंपनी है, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, उसको वहां पर एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये जो एआई से जनरेटेड वीडियो तो नहीं है। अगर वो एआई से जनरेटेड वीडियो है तो उसके ऊपर लेबलिंग करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो कंपनी है उसको अपनी पॉलिसी हर 3 महीने के अंदर उपभोक्ता को बतानी पड़ेगी कि ऐसी ये पॉलिसी हम लेकर के आए हैं और आपके ऊपर इसके अगर आप कोई ऐसा कोई वीडियो बनाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और खासतौर पर कि बहुत सारे ऐसे एआई जनरेटेड वीडियो हैं, कोई अगर ऐसा वो वीडियो बनाता है तो उसको वहां पर कंपनी को चेतावनी देनी पड़ेगी कि आप ये जो वीडियो बना रहे हैं ये पूरी तरह से इलीगल है, आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। कोई किसी का वॉइस क्लोन करता है तो वहां पर भी एक चेतावनी देनी पड़ेगी कि ये इलीगल है, इसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ साथ टाइमलाइंस भी सरकार ने पूरी तरह से डिफाइन कर दी है। कोई अगर न्यूडिटी से जुड़ा हुआ वीडियो है, सेक्सुअल एक्ट से जुड़ा हुआ वीडियो है, उसकी शिकायत मिलती है तो 2 घंटे के अंदर अंदर ये कंटेंट हटाना पड़ेगा। कोई ऐसे नेशनल इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ इशू जहां पर सरकारी अधिकारी निर्देश देते हैं तो वो कंटेंट आपको 3 घंटे के अंदर अंदर सोशल मीडिया कंपनी को हटाना पड़ेगा। बाकी सारे मामले जहां पर ज्यादा जरूरी नहीं है तो उसके अंदर भी 36 घंटे की टाइमलाइन यहाँ पर रखी गई है। इसके साथ साथ अगर उपभोक्ता किसी चीज की शिकायत करता है तो पहले उसकी शिकायत का निवारण करने के लिए 15 दिन का वक्त रखा गया था, लेकिन अब ये वक्त घटा करके 7 दिन का कर दिया गया। तो ये नए रूल सरकार ने ऑलरेडी जारी कर दिए और 20 फरवरी से नए रूल्स लागू हो जाएंगे। असीम मनचंदा, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। चलिए, अब जैसे आपने देखा कि एआई कंटेंट और डीप फेक पर सरकार ने नियम जारी कर दिए हैं, लेकिन क्या इससे सोशल मीडिया में साफ सफाई आ जाएगी? इसी पर करेंगे चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। जरूर जुड़िएगा। तो आज चांदी की कीमतों में जोरदार रिकवरी देखने को मिली है। 29 जनवरी को चांदी ने अपना रिकॉर्ड स्तर छुआ था। अब सवाल यह है कि इस साल चांदी की चमक कितनी बरकरार रहेगी। इसी पर सिल्वर इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया है। क्या है इस रिपोर्ट में, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। चांदी में आज बढ़त लौटते हुए नजर आई है। 4% से ज्यादा की तेजी है। इस साल की अगर बात की जाए तो 14 से ज्यादा % की बढ़त देखने को मिली है। आपको याद दिला दें कि 2025 में करीबन 150% चांदी यहां पर चढ़ी थी। तो अच्छी खासी बढ़त के साथ फिलहाल भी यहां पर कारोबार। ग्लोबल सिल्वर डिमांड की जहां तक बात है, सिल्वर इंस्टीट्यूट का कहना है कि तेजी यहां पर मांग में बनती रह सकती है और सबसे बड़ा जो डिमांड फैक्टर है वो यहां पर रिटेल इन्वेस्टमेंट की तरफ से आया है। ग्लोबल डेफिसिट की अगर बात की जाए तो पिछले साल ये 117 मिलियन आउंसेस था और इस साल यानी कि 2026 में छठे साल के लिए यहां पर डेफिसिट होगा और ये 67 मिलियन आउंसेस तक रह सकता है। सिल्वर इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह भी दर्शाया गया है कि जहां तक डिमांड की बात है, इन्वेस्टमेंट डिमांड यहां पर अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आएगी और यहां पर करीबन 20% का इजाफा, जो कि 3 साल में सबसे ज्यादा है, इस साल में देखने को मिलेगा। गिरावट भी देखने को मिलेगी क्योंकि चांदी के भाव काफी वॉलेटाइल रहे हैं, ऑल टाइम हाइज के आसपास गए हैं। तो फैब्रिकेशन की मांग में 2% की गिरावट, ज्वेलरी की मांग में 9% की गिरावट और चांदी के जो बर्तन हैं, आर्टिफैक्ट्स वगैरह होते हैं, उसमें 17% तक की गिरावट इस साल में शायद दर्ज हो पाएगी।
जहां तक ग्लोबल सिल्वर सप्लाई की बात है वो यहां पर 1.5% से बढ़ती हुई नजर आएगी। माइन प्रोडक्शन में भी यहां पर 1% का इजाफा देखने को मिलेगा। रीसाइक्लिंग यानी कि पुरानी चांदी भी यहां पर बाजार में आएगी, जहां पर 7% का इजाफा होता हुआ हम देखेंगे। लेकिन एज आई सेड, ओवरऑल डिमांड जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ से यहां पर अच्छी खासी बढ़ेगी। चांदी के भाव अब आगे जाकर कैसे रह सकते हैं, इसके ऊपर बाजार काफी डिवाइडेड है। जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका को लगता है कि 50 और 65 डॉलर प्रति आउंस के आसपास चांदी रह सकती है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स, सिटी, यूबीएस बैंक, सैक्सो बैंक, इन सबको लगता है कि 85 से 100 डॉलर, 105 डॉलर प्रति आउंस तक भी चांदी ऊपर में यहां पर जा सकती है। तो क्लियरली वॉलेटाइल व्यू और साथ साथ में काफी एक बड़ी रेंज यहां पर चांदी की बनती हुई नजर आ रही है 2026 के लिए। कि योगी सरकार ने 2026-27 के लिए 9 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जो पिछले साल के बजट से करीब 13% ज्यादा है। इसमें युवाओं और महिलाओं पर खास जोर दिया गया है। यूपी सरकार ने शिक्षा पर कुल बजट का 12.1% और स्वास्थ्य पर 9% खर्च करने का ऐलान किया है। राज्य का फिजिकल डेफिसिट टारगेट 3% रखा गया है। पिछले साल जीएसडीपी में 13.4% बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। साथ ही राज्य में 1 लाख माइक्रो उद्योग के लिए सरकार युवाओं को इंटरेस्ट फ्री लोन देगी। महिलाओं के लिए सेफ सिटी की योजना का ऐलान भी किया गया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगाने और रोमियो स्क्वाड को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। यूपी सरकार ने टेक से जुड़े भविष्य को देखते हुए स्टेट डेटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर क्लस्टर्स बनाने का ऐलान किया है। साथ ही उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को विकास और तेज ग्रोथ का बजट बताया है। बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। अब आपको बता दें, सरकार इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर सब्सिडी जारी रख सकती है। भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने इसके संकेत दिए हैं। CNBC आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इशारा किया है कि जरूरत पड़ी तो स्कीम को आगे बढ़ा सकते हैं। Extension of PM E-Drive scheme, industry has been demanding for it. Let us see, some more requisition is there. Yes, sir. If it is required, we will continue. तो भारत अमेरिका ट्रेड डील से ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को फायदा होगा, ये कहना है ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज के चेयरमैन दीपक जैन का। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में दीपक जैन ने कहा कि अमेरिका से मांग बढ़ी तो कंपनी इसके लिए पहले से तैयार है। प्रिंसिपली देखो, अगर जो आप एक ओपन एक्सेस मार्केट देख रहे हैं और ड्यूटीज जो हैं उसकी एक रिडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें ट्रेड बढ़ेगा ही और इसमें ऑटो कंपोनेंट्स को बेसिकली फायदा होगा। अगर मैं लूमैक्स की बात करता हूं तो हमारा एक्सपोर्ट अभी नेग्लिजेंट है और उसके लिए इसलिए कि हम एक लार्जली डोमेस्टिक प्लेयर है एंड वी आर वेरी आई वुड से फोकस्ड ऑन द डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ। बट आगे जाके अगर कहीं अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अगर यूएस से ज्यादा सोर्सिंग होती है, विल ऑलवेज एक्सप्लोर एंड हमें हमेशा ओपन रहेंगे नई अपॉर्चुनिटीज। चलिए, तो अब आपको देते हैं गुड न्यूज। पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट केंद्र तक अब आपको नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, एक वैन आपके घर के आसपास आएगी जो सारी प्रक्रिया पूरी कर देगी। ये वैन कैसे काम करती है और कौन इसका फायदा ले सकता है, बता रहे हमारे संवाददाता केतन जोशी। अगर आप ग्रामीण भारत में रहते हैं, विलेजर है, तो ये वैन आपके लिए आशीर्वाद रूप बनेगी, क्योंकि इसके अंदर आप जाकर अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं और ये वैन चलकर आपके द्वार यानी कि ग्रामीण इलाके में आएगी। इसके अंदर सारी सुविधाएं हैं, चाहे वो बायोमेट्रिक हो, चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर हो, फोटोग्राफी हो, जो वेरिफिकेशन चाहिए वो सारी प्रक्रिया इसके अंदर ही हो जाती है। सरकार ने इसके लिए काफी अच्छा ध्यान रखा है। आइए हम कुछ जो यहाँ पासपोर्ट निकलवाने आए हैं उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा?
हम विरमगाम से आते हैं, यहाँ से तकरीबन समझो ना 40 किलोमीटर जैसा है। तो हमको अहमदाबाद जाना नहीं रहता है और यहाँ पे नजदीक कर दिया है तो क्या होता है, काम फटाफट हो जाता है। अहमदाबाद जाते हैं तो पूरा एक दिन बिगड़ जाता है। तो इसी वजह से ये काम सरकार ने जो किया वो अच्छा किया है। तो इस तरह की वैन है वो हर एक राज्य में अभी दी गई है, लेकिन इसको बढ़ाकर डबल की जाएगी ताकि जो शहर में नहीं आ सकते उनके लिए काफी सहूलियत बन जाएगी। केतन जोशी, साणंद। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।